अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आज की इस वीडियो में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करवा सकूँ। तो ये जो है मैं फेडरल की बुक से कवर करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये इंशाल्लाह सारे बोर्ड्स के लिए ही इफ़ेक्टिव होगा और ये एमडीकैट में भी हेल्प करेगा, एमडीकैट की प्रिपरेशन में। तो जो है फेडरल की बुक में पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं लिविंग बीइंग्स की बॉडी में। अच्छा, बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म खुद क्या होता है। तो जैसे हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म हमारे पास, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे ये एक हमारे पास सेल है, इसको हम सेल कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो बीच में मैंने बनाया है ये न्यूक्लियस हो जाएगा हमारे पास और ये पूरी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो अब जो सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक का जो डिस्टेंस है ना, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक का जो फासला होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो अब ये हमारे पास है कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो हमारे पास नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 92 होते हैं और उसमें से 25 जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं और उन्हें हम लोग बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इन 25 जो एलिमेंट्स हैं, इसमें से 16 जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो ये 16 बायो एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ये अपनी मकदार के ऊपर मतलब डिपेंड करते हैं। तो जो हमारे पास 6 कॉमन बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 99% प्रोटोप्लाज्म में मतलब हेल्प करते हैं ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो ये 99% जो होते हैं, इनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं और 1% से भी जो कम होते हैं उन्हें हम लोग माइनर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और जो 0.01% से कम होते हैं उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ, ये बुक में मौजूद है। ये सारे बायो एलिमेंट्स के फिगर और इनकी कितने कितने परसेंट ये होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, ये सब बताया हुआ है इसमें। अच्छा, अब जो हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं सच एज़ आयरन, वो जो है हर लिविंग बॉडी में ही मतलब पाया जाता है। और जो बाकी कुछ अदर बायो एलिमेंट्स होते हैं वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करते हैं। बाकी अब हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हज़ारों किस्म के और डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स बना सकते हैं। वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर और मिनरल, और वो ऑर्गेनिक भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये चार हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये याद कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक। तो बाकी ये टेबल है, ये टेबल तकरीबन हर बोर्ड की बुक में ही गिवन होता है कि कितनी कितनी मिकदार में ये सारी चीज़ें सेल के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास सेल में पाए जाता है और ये एज अ फ्यूल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यूज़ होता है। और फिर हमारे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये तो सबको पता ही है, क्योंकि बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पता चला था। तो उसमें प्रोटीन्स होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। बाकी राइबोसोम्स तो बेसिकली होती ही प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं, तो उसमें होते हैं प्रोटीन्स। साइटोस्केलेटन्स में होते हैं। एंजाइम्स भी मोस्टली प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं। बाकी लिपिड्स हमारे पास मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, तो लिपिड्स हमारे पास मेम्ब्रेन में होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह में होता है। लिपिड्स जो है एक रिजर्व एनर्जी सोर्स होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स से ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो लिपिड्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं वो 4 किलो कैलोरीज़ हमारे एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं और जो लिपिड्स हैं वो 9 किलो कैलोरीज़। तो ये उनकी अगर हम लोग कंपेयर करें तो लिपिड ज़्यादा एनर्जी एज अ एनर्जी सोर्स मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है।
बाकी न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह का होता है, आरएनए और डीएनए। जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, सारी सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। बाकी आरएनए जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, और जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अब जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बनते हैं, मतलब रिपीटिंग स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, उनसे मिलकर ये बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो पॉलीमर्स मतलब बनते हैं। बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जॉइन होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो फिर हमारे पास पॉलीमर बनता है। तो जो हमारे पास जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, 4 जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं, ये बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। तो ये किस तरह से पॉलीमर्स वगैरह बनते हैं, तो हमारे पास दो यहाँ पर प्रोसेस हैं, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन जो है दो मोनोमर्स को जॉइन करता है टू फॉर्म पॉलीमर। तो यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन जो है रिमूव होता है, मतलब वाटर रिमूव होता है, और एक मतलब दो मोनोमर्स जो है मिलके एक डायमर बनाते हैं। मतलब जब दो मिलेंगे, दो मोनोमर्स मिलते हैं तो डायमर बनता है। फिर उसके बाद अगर बहुत सारा इसी तरह से रिएक्शन कंटिन्यू रहे तो फिर हमारे पास पॉलीमर बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर रिमूव हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, और बॉन्ड बन रहा है तो सिंथेसिस हो गई है। बाकी कंडेंसेशन जो है, जब तक कि प्रॉपर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तब तक कंडेंसेशन नहीं हो सकती। तो कंडेंसेशन के लिए एंजाइम्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास दूसरा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज़ बेसिकली अ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। जैसे कंडेंसेशन में जो है हमारे पास दो मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बना रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस जो है पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को इसके जो मोनोमर है ना उसमें कन्वर्ट करेगा। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बनता है, तो ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। इसमें जो है एडिशन ऑफ वाटर होता है, तो हमारे पास मोनोमर बन जाता है। ये हाइड्रोलिसिस भी जो है एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही होता है, और जो बेसिकली डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये हाइड्रोलिसिस ही होता है, क्योंकि सारे जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ये अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और एक बात आप हमेशा क्लियर रखिएगा कि हाइड्रेशन को हाइड्रोलिसिस से मत मिक्स कर दिएगा। हाइड्रेशन इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। और जो है हाइड्रेशन में बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर होता है, लेकिन बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस में जो है बॉन्ड ब्रेक होते हैं वाटर की एडिशन से, और इसमें एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर जैसे कि हम सबको पता है कि एक बहुत ही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90% वाटर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे इसमें मेंशन है कि 70% ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड ऑफ वाटर। वाटर एक अबंडेंट कंपोनेंट है, और मतलब सबसे कम लोएस्ट जो है बोन सेल्स और सीड्स में पाया जाता है, जो कि 20% होता है, और बाकी हाईएस्ट जो है 85 to 90% ब्रेन सेल में होता है। और जो जेली फिश होती है वो तो तकरीबन वाटर से ही बनी हुई होती है, विच इज़ 99% वाटर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं अगर इनको याद कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइप का MCQs बन जाता है और हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आ जाते हैं। तो वाटर की पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी होती है। वाटर में जो है कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड्स जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। मोस्टली जो नॉर्मल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, उससे जो है ना हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और ये पोलर है, जो कि इसको पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव बना रहा होता है। मतलब वाटर जो है पार्शियली नेगेटिव होता है और पार्शियली पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो स्लाइटली पॉजिटिव
चार्ज रखता है और जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रखता है। तो इस वजह से हमारे पास ये एक पोलर कंपाउंड बन जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें। और बिकॉज ऑफ इट्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, इट हैज़ अ स्लाइटली नेगेटिव पोल एंड टू स्लाइटली पॉजिटिव पोल्स। जैसे मैंने बताया कि जो दो स्लाइटली पॉजिटिव पोल्स हैं वो हाइड्रोजन है और एक जो स्लाइटली नेगेटिव पोल है वो ऑक्सीजन है। पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट मेक्स इट एक्सेलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जो वाटर की पोलैरिटी होती है ना, वो एक बेहतरीन सॉल्वेंट बना रही होती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, वो अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इसकी पोलैरिटी हाई होती है, इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है, तो इस वजह से ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बाकी जो आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वाटर में ईजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। बाकी जो है नॉन पोलर सब्सटेंसेस जिन पे चार्ज होते हैं वो भी इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। अच्छा, जो कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व होते हैं वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और यही वजह है कि जो मोस्टली मतलब तकरीबन सारी जो लिविंग बीइंग्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं। और इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, स्लाइटली नेगेटिव साइड और ये दो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है जो कि हाइड्रोजन की वजह से होती है। द पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मेक देम interact with each other. The charged region on each molecule are attracted to oppositely charged region on neighboring molecules, forming weak bonds. Since the positively charged region in this special type of bond is always in hydrogen atom, the bond, ये जैसे कि मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन एटम की वजह से होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज़ अ लिक्विड एट टेम्परेचर सूटेबल्स फॉर लाइफ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो है टेम्परेचर जो है हमारे पास जो है वाटर जो है लिक्विड होता है हमारे पास मोस्टली, मतलब सूटेबल टेम्परेचर्स पर। बाकी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एडिशन और कोहेजन। तो कोहेजन प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो आपस में अट्रैक्शन होती है ना, उसको बोला जाता है कोहेजन। और ये जो है मॉलिक्यूल्स को आपस में स्टिक टुगेदर, मतलब एक साथ करके रखती है, और ये वाटर को फ्लो करने में ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कोहेजन, ये हेल्प आउट करती है। बाकी जो सरफेस के साथ वाटर का जो सरफेस के साथ अट्रैक्शन होती है ना, उसको हम लोग एडिशन बोलते हैं। और ये जो एडिशन होता है ये जो है ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है लिविंग बॉडीज़ में, मतलब सर्कुलेशन में। तो ये एडिशन की वजह से होती हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वाटर में मौजूद होती हैं, एडिशन और कोहेजन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई होगी, तो वही डेफिनेशन है। और वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेटिवली हाई होती है दूसरे अदर सब्सटेंसेस की निस्बत, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। और जो है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर हैज़ रिलेटिवली अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज़ यूटिलाइज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि जो मोस्टली जो हमारे पास जो हीट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में ही लग जाती है, तो इस वजह से इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। और वाटर इसी वजह से टेम्परेचर स्टेबलाइज़र भी कहलाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करी जाए तो वाटर जो है अपने आप को स्टेबल रख पाता है काफ़ी देर तक, क्योंकि उसकी जो जितनी हीट होती है वो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में लग रही होती है। तो ये अच्छे से हॉट एनवायरनमेंट में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी थर्मल चेंज से। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन कहलाता है। तो ये भी वाटर की ज़्यादा होती है। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो ये है कि बहुत ज़्यादा जब वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो जो है इसकी वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। तो जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाए ना वाटर को, तो बहुत कम जो है लॉस ऑफ वाटर होता है। तो ये जो है ना एक जो हम लोग कहते हैं ना कि एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। तो जो है जब हीट प्रोवाइड किया जाता है इसको वाटर को, तो ज़्यादा हीट लगती है और कम वाटर एवेपोरेट होता है। तो और जो है ना कूलिंग कूलिंग सेंसेशन मतलब आ जाती है और ज़्यादा हीट वाटर लॉस भी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है when an animal sweats, body heat is used to vaporize the sweat, thus cooling the animal. Due to this property of water, evaporation of only 2 ml out of 1 liter of water lowers the temperature of the remaining 998 ml water by 1 degree centigrade. हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। तो ये प्रॉपर्टी जो है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी जो है जो सरफेस कांटेक्ट एरिया होता है ना वाटर का, उसको मतलब कि कम करने में जो हेल्प करता है। ये कांटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर और हाइड्रोफोबिक उसको कम करता है, तो उसको हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बोलते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑयल के कुछ ड्रॉप्स वाटर पे डालें, तो जो है बहुत सारे ड्रॉप्स जो है ना वो मतलब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो इससे ये होगा कि जो बहुत सारी जगह पर, जैसे ये 2 जगह पर है और ये एक साथ कंबाइन हो गया है, तो ये आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आयनाइजेशन। तो जो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसको आयनाइजेशन कहते हैं। और वाटर जो है वो आयनाइज हो जाता है ईजीली बाय रिलीज is an equal number of positive hydrogen and negative hydroxyl ions. फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। जैसे हमें पता है कि आइस इज़ मोर डेंसर देन वाटर। मतलब जैसे कि हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। जैसे कि अब हम लोगों को पता है कि वाटर जो है ज़्यादा डेंसर होता है आइस से, तो आइस जो है इजीली वाटर पर फ्लोट कर सकती है। तो ये इस वजह से होता है कि दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ लेस डेंस देन वाटर, जो मैंने बताया। द रीज़न कि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत जाइंट स्ट्रक्चर होता है और ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहलाता है ये, और जो है लेटिस के फॉर्म में होता है। तो इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि कभी जब बहुत ठंड का मौसम आता है, तो जो जैसे सी लेवल्स वगैरह हैं, तो उसके ऊपर सरफेस पर जो है बर्फ़ की एक लेयर बन जाती है। लेकिन जो नीचे रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल फिशेस वगैरह, तो वो जो है इजीली रह पाते हैं क्योंकि एक लेयर बन जाती है, इंसुलेट लेयर। ऊपर आइस होता है लेकिन नीचे वाटर होता है, क्योंकि आइस डेंसर होता है तो वो सारा ऊपर की तरफ होता है, तो नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईज़िली रह पाते हैं। तो अभी हम लोग आज जो है इस टॉपिक तक ही अपना लेक्चर रखते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगी, तो वो देखना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।